बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम कक्षा 9 कृतिका भाग 1 से पाठ 3 माटी वाली पढ़ेंगे, जिसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल जी। टिहरी नगर में जन्मे विद्यासागर नौटियाल जी ने इस कहानी के माध्यम से टिहरी बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं का सफलता पूर्वक चित्रण इस कहानी में किया है। इस कहानी में मार्मिक वर्णन है किसका? जो गरीब थे, जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। यह कहानी केवल इसमें एक मुख्य पात्र माटी वाली ही है, जिसको लेखक ने कोई नाम नहीं दिया। वह माटी बेचकर अपना गुजारा करती है, इसलिए वहाँ के लोग, टिहरी नगर के लोग उसे माटी वाली के नाम से ही जानते हैं। माटी वाली रोज माटा खान जाकर जहाँ चिकनी या लाल मिट्टी मिलती है, वो अपने कंटर में भरकर, कंटर होता है बेटा कनस्तर, कनस्तर में भरकर टिहरी शहर लेकर आती है। और उस समय चूल्हों की लिपाई लाल मिट्टी से ही की जाती थी, इसलिए सभी लोग माटी वाली से ही माटी लेते थे और सभी लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि उसके जैसा माटी बेचने वाला शहर में कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। इसलिए वहाँ चाहे कोई किराएदार हो, चाहे घर रह रहे लोग हो, चाहे उनके बच्चे हो, सभी उसके सिर पर रखे कनस्तर से ही उसे पहचान लेते थे कि यह माटी वाली है। अब माटी वाली एक घर में जाती है, सिर पर कंटर रखा हुआ है जिसमें लाल मिट्टी है। वहाँ घर की मालकिन कहती है कि इसे कच्चे आंगन में उड़ेल दे। माटी वाली घर में पहुँचती है तो पीछे से एक छोटी सी 9-10 साल की बच्ची कामनी उसके पास आती है और वो माटी वाली से कहती है कि आपको माँ बुला रही है। माटी वाली माटी उड़ेल देती है और तभी घर की मालकिन उसको 2 रोटियां दे देती है। माटी वाली अपना गुजारा माटी बेचकर ही करती है। उसके घर में उसके अलावा उसका बूढ़ा पति है, जो आजीविका कमाने में ऐसा है। इसलिए माटी वाली जो भी कुछ लोगों द्वारा दिया जाता है, उसी से ही अपना और अपने पति का पालन पोषण करती है। अब माटी वाली को 2 रोटियां मिल गई है और मालकिन माटी वाली के लिए चाय लेने अंदर जाती है, तो माटी वाली उन 2 रोटियों में से एक रोटी अपने सर पर रखे हुए कपड़े में रख लेती है और मुंह चलाने का नाटक करती है, ताकि मालकिन को लगे कि इसने एक रोटी खा ली है। तभी अंदर से मालकिन आती है पीतल के गिलास में चाय लेकर और माटी वाली को कहती है कि आज साग सब्जी है नहीं, इसलिए तुम चाय से ही रोटी खा लो। और माटी वाली ये देखकर कहती है कि चाय तो अपने आप में ही साग है मालकिन। अब दोनों आपस में बात करती है। क्या बात करती है कि जब माटी वाली को पीतल के गिलास में चाय दी गई, तो वह पीतल का गिलास देखकर कहती है, मालकिन आजकल तो ये पीतल के गिलास देखने को भी नहीं मिलते, फिर आपके घर में अब तक कैसे है? तो मालकिन कहती है, ये हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से खरीदे होंगे, पता नहीं किन परिस्थितियों में उन्होंने कितने कष्टों से इसको हमारे लिए जुटाया होगा। क्या हम इन्हें बेकार में बेच दें? क्या हम इन्हें जो कम पैसों में बेच दें? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार से टिहरी नगर से कहीं और जाकर बसना भी हमारे लिए मुसीबत है, क्योंकि अपनी चीज का मोह होता है, किसी चीज को बहुत लगाओ, अपनी चीज का मोह नहीं छोड़ सकते। अब इस बात पर माटी वाली कहती है कि आप तो पैसे वाले हो, कहीं कोई आपको जगह मिल जाएगी, आप जैसे तैसे रह भी लोगे, लेकिन मालकिन हम जैसों का क्या होगा? ये बातें करते हुए वो अपनी चाय खत्म करती है और दूसरे घर में चली जाती है। आज दूसरे घर में उसे अगले दिन माटी लाने का आदेश मिल जाता है और वहाँ से भी उसे मेहनत के रूप में 2 रोटियां मिलती है। आज माटी वाले के पास 3 रोटियां हो गई है और वह बड़ी खुश है और रास्ते में सोचती हुई आ रही है कि अब मैं
थोड़ी सी प्याज खरीद लूंगी, जिससे कूट करके सब्जी बनाऊंगी और अपने बूढ़े पति को दूंगी। हाँ, लगता है बूढ़ा पति हो चुका है तो उससे 1 या 2 रोटी मुश्किल से खाई जाएगी। मैंने कुछ तो खा ली है और कुछ बचेगी वो खा लूंगी। ये सब बातें वो सिर्फ रास्ते में ही सोच सकती है, क्योंकि उसके पास अधिक सोचने का समय भी नहीं होता, क्योंकि जो टिहरी नगर है वो उसके घर से बहुत दूर है। आने में 1 घंटा और जाने में भी 1 घंटा लग जाता है। वह सुबह उठकर माटा खान जाती है। माटा खान में माटी लाती है, वहाँ से खोदकर, जो चिकनी मिट्टी है या लाल मिट्टी है वो वहाँ से ले जाकर शहर जाती है और फिर आते आते उसे देर हो जाती है। तो इन सब के बीच में उसे अपने लिए या अपने भाग्य के बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये टिहरी बांध जो है ये वीरांगना और भागीरथी 2 नदियों के बीच बना था, तो इसलिए वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया। इसलिए इसमें विस्थापना नामक एक शब्द आया है। तो विस्थापना का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। अब माटी वाली शाम को घर पहुंचती है और जैसे ही घर पहुंचती है देखती है कि उसका बूढ़ा पति अपनी माटी छोड़कर जा चुका है, अर्थात वो मर चुका है। माटी वाली के पास अब कोई नहीं है। अगले दिन जो पुनर्वास के अधिकारी थे वहाँ आते हैं और माटी वाली से उनके घर के प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन माटी वाली का कोई घर नहीं है। वो झोपड़ी है, वो भी किसी जमींदार की जमीन पर है, जिसके बदले माटी वाली को उनके घर की बेगार करनी पड़ती है। बेगार बेटा होती है कि ऐसे कार्य कर कुछ काम करे और उसके बदले उसे कोई भी पैसे या कुछ भी वस्तु ना मिले। तो वो जमींदार की जमीन पर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहती है और उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। तो ये बात वो अधिकारियों को बताती है। फिर कहती है कि मैं तो अपना गुजारा माटा खान से माटी लाकर करती हूँ। तो इस बात पर अधिकारी कहते हैं कि अच्छा, हो सकता है माटा खान तुम्हारे नाम हो तो वो हमें बता दे। लेकिन माटी वाली कहती है कि वो भी मेरा नहीं है। अब माटी वाली को अधिकारी समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई कागज नहीं है तो हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। टिहरी बांध के कारण लोग विस्थापित हो रहे हैं। सभी लोग सुबह होते ही घरों को खाली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टिहरी की जो सुरंगें थी वो बंद कर दी गई है और उन सुरंगों से जो सारा पानी था वो उन गांव में भरने लगा और उस गांव में सबसे पहले जो शमशान था वो डूब जाता है। अब बेचारी गुड़िया रोती है, उसके सामने उसके बूढ़े की लाश पड़ी हुई है। सभी लोग वहाँ से, गांव के लोग वहाँ से जा रहे हैं और वो हर जाने वालों से कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उसे जगह अवश्य मिलती है। लेकिन इस समय शमशान भी डूब गया है। माटी वाली को उम्मीद थी कि कम से कम अपने जो उसका पति था उसको अच्छी जगह मिलेगी मरने के बाद, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं होती और वो सबके सामने रोती हुई कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।